जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी विद तन्नू में। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 एनसीईआरटी का पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति, मोशन ऑफ अर्थ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की है, पृथ्वी किस किस प्रकार से गति करती है। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। तो पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति वो है जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है, और परिक्रमण गति में क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चलिए हम लोग बुक से पढ़ते हैं। घूर्णन एवं परिक्रमण गति। तो पृथ्वी की दो गति है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष में घूमना घूर्णन कहलाता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष में घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। और जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति। घूर्णन गति, रोटेशन, जिसका मतलब है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रहा है, और परिक्रमण गति का मतलब है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। तो पृथ्वी का अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री के कोण बनाती है। तो पृथ्वी का जो अक्ष है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है एक समतल आकृति, उसको क्या बोलते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य से प्रकाश करती है। तो ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है दोस्तों, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो जिस कारण पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। तो पृथ्वी की आकार किस प्रकार की है? गोले के समान है, जिसको हम लोग भू आप भी कहते हैं। इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो पृथ्वी जो है वो गोलाकार है, जिस कारण क्या होता है कि एक समय में एक ही साइड में सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, जिससे जिस तरफ सूर्य का प्रकाश दिखता है उधर दिन होता है, और जिस तरफ नहीं दिखता उधर रात होता है। सूर्य की ओर वाले भाग दिन, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब वह वृत्त है जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। तो ग्लोब जो है वो जिसके द्वारा हमको किस चीज का पता चलता है? दिन और रात का, उसी प्रदीप्त वृत्त भी कहते हैं। तो जिससे ग्लोब का वह भाग जिससे कि हमको दिन और रात होने का, तो ग्लोब पर वह भाग वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वृत्त। तो प्रदीप्त वृत्त क्या है? कोई पूछेगा तो क्या होगा? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। ये अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि चित्र इसमें देखिए, चित्र में दिखाया गया है दोस्तों किस प्रकार से है। 66.5 डिग्री का यहाँ पे कोण बना हुआ है और अपने अक्ष पे झुका हुआ है पृथ्वी 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगती है। तो घूर्णन गति पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 24 घंटे का समय लगता है, मतलब एक दिन। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। तो जो घूर्णन के समय काल, क्योंकि एक दिन में कंप्लीट होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। तो घूर्णन गति को और किस नाम से जानते हैं? तो घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको रोटेशन मोशन कहते हैं। रोटेशन मोशन मतलब जो सिर्फ अपने अक्ष पे ही घूम रहा है, और
पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, जिस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का दिन। और इसे और एक नाम से जाना जाता है, पृथ्वी की दैनिक गति। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे दोस्तों तो क्या होगा? तो जिधर दिन है उधर दिन ही रह जाएगा, और जिधर रात है उधर रात ही रह जाएगा हमेशा के लिए। सूर्य की तरफ वाले वह भाग जो हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। तो अगर सूर्य रोटेशन करना छोड़ दे, अगर घूर्णन गति रुक जाए पृथ्वी का, तो क्या होगा कि जिधर दिन है उधर दिन ही रह जाएगा, जिस कारण क्या होगा, सूर्य का प्रकाश उसमें बहुत अधिक पड़ेगा, जिससे क्या होगा, बहुत अधिक गर्मी बढ़ेगी। दूसरे भाग हमेशा अंधेरा रहेगा, वह पूरे समय ठंड पड़ेगा। तो दूसरा भाग जो है उसमें क्या होगा कि रात रहेगा, जिससे हमेशा क्या होगा, उसमें अंधेरा होगा, जिस कारण से ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं होगा। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो हम लोग देखे हैं कि पृथ्वी का दो गति होता है, घूर्णन तो हम लोग पढ़ लिए कि घूर्णन का मतलब क्या है कि जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, और उसको पूरा करने में एक दिन का समय लगता है, जिस कारण से उसको दैनिक गति भी बोलते हैं। और घूर्णन गति के कारण ही क्या होता है, दिन और रात होती है। अभी नेक्स्ट हम लोग परिक्रमण गति के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी की दूसरी गति कौन सी है? परिक्रमण, जिसका अर्थ क्या होता है, सूर्य के चारों ओर घूमना। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटा में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो जो परिक्रमण गति है उसको पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटा। हम लोग एक वर्ष 365 दिन को ही मानते हैं, बस हम लोग क्या बोल देते हैं कि 365 दिन में ही पूरा कर लेता है एक चक्कर, पर इसमें 6 घंटा को नहीं जोड़ा जाता है। पर एक्चुअल में क्या होगा, 365 दिन और 6 घंटा। तो परिक्रमण गति का मतलब क्या है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना। और कितने समय में चक्कर लगाती है? तो 365 दिन और 6 घंटा में। आगे हम लोग और पढ़ते हैं इसको। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष बचे हुए 6-6 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग जो बोलते हैं कि 365 दिन और 6 घंटा, तो वो जो 6-6 घंटा करके 4 वर्ष में क्या हो जाता है, पूरा एक दिन बन जाता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं कि 366 दिन हो गया है। तो 366 दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। तो आप लोगों को पता चल गया कि लीप वर्ष का मतलब क्या है, कि जो पृथ्वी जो 365 दिन और 6 घंटा में चक्कर लगाती है, उसी को मिला के 4 वर्ष में पूरा 24 घंटा यानी कि एक दिन बढ़ जाता है, जिससे 366 दिन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीप वर्ष बोलते हैं। और जिसमें कि फरवरी का मंथ क्या हो जाता है? 29 तारीख का हो जाता है, 29 फरवरी हो जाता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद फिर से समझेंगे। तो प्रत्येक 4 वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, जिसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक 4 वर्ष में फरवरी का माह 28 के बदले 29 दिनों का हो जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होता है उसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो लीप वर्ष का मतलब क्या है? 366 दिन। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो इसमें भी हम लोग को पता कैसे चलता है कि हम लोग 4 से अगर भाग देंगे, अगर उससे पूरा चला जाता है तो वो लीप वर्ष माना जाता है।
सामान्य एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य की चारों ओर पृथ्वी की स्थिति पर परिवर्तन के कारण होता है। तो हम लोग अभी पढ़े कि घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन रात। वहीं जो परिक्रमण गति है उसके कारण क्या होता है, तो ऋतु में परिवर्तन होता है। जो गर्मी, सर्दी, वसंत, उसके बाद वर्षा ऋतु आता है, ये सब पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। तो जो हम लोग का पृथ्वी है उसको हम लोग दो गोलार्धों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जब जून का समय होता है उस समय क्या होता है कि भारत कौन सा गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो गर्मी के महीना में यानी कि जून में क्या होता है कि सूर्य हमारे साइड में मतलब उत्तरी गोलार्ध में उत्तरायण होता है, जिस कारण से क्या होता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुकाव अधिक होने के कारण क्या होता है कि बहुत अधिक सूर्य की किरणें कर्क रेखा में पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है। तो 21 जून के समय क्या होता है कि सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है, जिस कारण से यहाँ पर क्या होता है, अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, जिससे इस क्षेत्र में क्या होता है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। तो उत्तरी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुका होता है, जिस कारण से वहां क्या होता है कि 6 महीने का दिन होता है। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा उस समय उत्तरी ध्रुव में क्या होगा कि 6 महीने का रात होगा। तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबी दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात किस तारीख को होती है, तो 21 जून को होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायण बोला जाता है, उत्तर अयांत कहा जाता है। उसके बाद दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें 22 दिसंबर के समय क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की किरणें झुके होने के कारण मकर रेखा में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। तो हम लोग इससे क्या जाने कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी दिन और सबसे छोटी रात कब होता है, 21 जून को होता है। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को उधर का दिन जो है बड़ा होता है और रात छोटा होता है। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के समय गर्मी पड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर के समय गर्मी पड़ती है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ठंड का मौसम रहेगा, और जब उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम रहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्म का मौसम पड़ता है। तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध में जो सूर्य की किरणें पड़ रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी अयांत कहेंगे। और फिर 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, इस तारीख में दिन और रात बराबर होती है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समय मतलब किस तारीख को दिन और रात बराबर होती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी
पृथ्वी पर रात एवं दिन क्या होता है, बराबर होता है। इसे विषुव कहा जाता है। तो विषुव का मतलब क्या है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध यानी कि संपूर्ण पृथ्वी में दिन और रात बराबर होना। और कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। तो जो 23 सितंबर है उसमें क्या होता है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगा। और इसके विपरीत 21 मार्च में जब 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शरद ऋतु होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतु में परिवर्तन होता है। तो इसका हम लोग एमसीक्यू मतलब इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है उसकी कितनी प्रकार की गति है, तो 2 प्रकार की, एक घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। तो घूर्णन का मतलब होता है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमता है, और परिक्रमण का मतलब है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है पृथ्वी। और घूर्णन 24 घंटे मतलब एक दिन में पूरा कर लेती है, जिस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, दैनिक गति बोलते हैं। और इसी के कारण पृथ्वी में दिन रात की क्रिया होती है। और परिक्रमण गति यानी कि 365 दिन और 6 घंटा में कंप्लीट करता है, जिससे हम लोग वार्षिक गति भी बोलते हैं इस कारण से परिक्रमण गति को। और परिक्रमण गति के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।